Good afternoon, class. Today we'll be starting with part B of your Pol Science syllabus. और पार्ट बी में हम इंडियन डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने जो पार्ट ए में पढ़ा वो था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पार्ट ए में जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर था वो कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल की बात कर रहा था। अब हम देखेंगे इंडियन सिनेरियो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, उसकी बातें। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत किससे होती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है प्रीएम्बल से। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस फ्रॉम द प्रीएम्बल। ठीक है, देखते हैं। ये रहा आपका प्रीएम्बल। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तीन चीजें हैं, SSSDR, ट्रिपल SDR, sovereign, socialist, secular, democratic, republic। अब वर्ड बाय वर्ड अगर हम इन सब वर्ड्स की मीनिंग को समझने की कोशिश करें, इन वर्ड्स की मीनिंग को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड जो आता है, देखो सबसे पहले इसको पढ़ो, प्रियम्बल को देखो एक बार अपने सामने। सबसे पहले क्या आता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल ऑफ इंडिया में किसके पास अल्टीमेट सॉवरेंटी, अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है? कौन बना रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन को? तो आप कहेंगे पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब जो अथॉरिटी अप्लाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो अथॉरिटी अप्लाई करते हैं, वो किसकी अथॉरिटी है? किसने दी है वो अथॉरिटी? तो वो अथॉरिटी किसने दी है? पीपल ने दी है। ठीक है, पॉपुलर सॉवरेंटी, पॉपुलर सॉवरेंटी। ठीक है, सॉवरेन होने का मतलब होता है कि आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है किसी भी और तरीके के एक्सटर्नल या किसी भी और तरीके के प्रभाव से, किसी भी और नेशन स्टेट का, किसी भी और नेशन स्टेट का क्या इंडिया के पॉलिसी के ऊपर कोई कंट्रोल है? दैट इज टू से कि क्या इंडिया किसी और नेशन की बात मानता है, किसी और नेशन के हेड को अपना हेड मानता है? नहीं, इंडिया कंप्लीटली अलग है, इंडिया कंप्लीटली फ्री है अपने डिसीजन लेने के लिए। इसी को क्या कहते हैं? सॉवरेन होना। तो सॉवरेन जो है, जो सॉवरेन है, जो सबसे पावरफुल है इंडिया में, वो कौन है? पीपल, जनता, आम आदमी। तो इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन भी किसने बनाया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोर्स ऑफ सॉवरेंटी क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉपुलर मतलब लोगों के बीच में पॉपुलर, सॉवरेंटी। ठीक है, सबकी सॉवरेंटी, लोगों की सॉवरेंटी, पीपल की सॉवरेंटी। वही लोग हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आइए नेचर बताते हैं इंडियन स्टेट का। जो प्रियम्बल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया का नेचर बताता है। तो इंडिया के नेचर में क्या क्या है? इंडिया क्या क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो सॉवरेन होने का ये मतलब है, देखो जब हम आजाद हुए, हम आजाद कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे हम। जो ब्रिटिश रूल था हमारे ऊपर, ये माना गया कि अब ब्रिटिश रूल जा रहा है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वो अप्लाई किया गया। वो अप्लाई करने से इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिया को ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, पर हम रिपब्लिक कब हुए? 1950 में, 3 साल के बाद। तो इन 3 साल के पीरियड में हम क्या थे? जो 47 से 50 वाला टाइम है उसमें हम क्या थे? तो आपका जवाब होना चाहिए कि उसमें हम डोमिनियन थे। क्या थे? डोमिनियन, DOMINION, डोमिनियन थे। डोमिनियन मतलब जब एक कंट्री है, मान लो ये कंट्री है ए और एक कंट्री है बी, जब बी वैसे तो फ्री हो अपने सारे डिसीजंस के लिए, लेकिन ए के हेड को, ए का जो हेड है, मान लो ए का कोई किंग है हेड, ये जो कंट्री है इसका हेड है कोई किंग, इसी किंग को ये वाली कंट्री भी अपना किंग माने, तो ये वाली जो कंट्री है बी, इसको डोमिनियन कहेंगे ए का। ठीक है, तो हम 1947 से 1950 तक डोमिनियन स्टेटस एंजॉय कर रहे थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें क्या डिक्लेयर किया? सॉवरेन।
ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें क्या डिक्लेयर किया, सॉवरेन। 1950 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया 26 जनवरी, जिसको रिपब्लिक डे मनाते हो, उसके बाद से हम क्या हो गए, कंप्लीटली सॉवरेन, हमारा डोमिनियन स्टेटस भी खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सोशलिस्ट। देखो ये जो दो वर्ड हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये बाद में ऐड किए गए हैं तुम्हारे प्रियम्बल में, ये थे नहीं तुम्हारे प्रियम्बल में। ये कब ऐड किए गए हैं, 1976। ये डेट मत याद रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था, 42nd। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना। ठीक है, तो पहले ये दोनों वर्ड नहीं थे, मतलब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, हमारे प्रियम्बल में नहीं लिखे हुए थे। ये दोनों वर्ड ऐड किए गए 1976 में थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं आज तक, यानी कि जनवरी 2024 तक 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ये वाले जो दो वर्ड ऐड किए गए, ये 42nd से ऐड किए गए थे। सोशलिस्ट होने का क्या मतलब होता है कि सरकार इक्विटी करेगी, इक्विटेबल होगी गवर्नमेंट। ठीक है, जो स्टेट होगा हमारा इक्विटेबल होगा और वेलफेयर का काम करेगा। इक्विटेबल होने का क्या मतलब होता है, इक्विटी करना। इक्विटी करने का क्या मतलब होता है कि जिसको जितने की जरूरत है उसको उतना प्रोवाइड करना। ठीक है, मान लो स्टेट के पास 100 एकड़ लैंड है, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है, 100 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। ये पूरी 100 एकड़ जमीन एक आदमी को दे दोगे तो गलत है। इस 100 एकड़ जमीन को बांटोगे अगर लोगों में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे और जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी जमीन मिलेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसी को सोशलिस्ट होना कहते हैं। किसको कहते हैं सोशलिस्ट होना, जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करे रिसोर्सेज का। लैंड रिसोर्स ही तो है, तो रिसोर्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, मनी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कोल हो सकता है, लैंड हो सकता है। तो इनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करना, यह आपको क्या बनाता है, सोशलिस्ट। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, जो हमारे कंट्री में ऐसे लोग हैं जिनको इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं मिल पाया, जो अपना इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड हाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस किया गया, उनको बिजनेस नहीं करने दिया गया, उनको रिसोर्सेज नहीं दिए गए। तो जब रिसोर्सेज नहीं दिए गए जैसे लैंड, तो फिर वो मजबूर हो गए कोई छोटा काम करने के लिए, तो वो इकोनॉमिकली भी पावरफुल नहीं हो पाए। तो इसको तोड़ने के लिए, इसको हटाने के लिए हमने सोशलिस्ट बनने की डिसाइड की। तो सोशलिस्ट होने का क्या मतलब होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना रिसोर्सेज का और कमिटेड रहना सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। अगला देखिए, सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर आया अब वर्ड। सेक्युलर का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिए। सेक्युलर का बेसिक मतलब यह है कि इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, दैट द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, सेक्युलर होने का एक मतलब तो ये होता है। ठीक है, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, एक होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म को हम नेगेटिव तब कहेंगे जब जो स्टेट है उसका कोई रिलीजन ना हो, वो किसी रिलीजन को ना मानता हो। ठीक है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म हम तब कहेंगे जब जो स्टेट है वो सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करता हो। देखो हल्का सा अंतर है। मान लेते हैं एक ऐसा सिचुएशन जिसमें एक गवर्नमेंट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट चला रही है उस स्कूल को। उस स्कूल में अगर कोई ऐसा रूल बना दिया जाए कि किसी भी तरीके का रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन पहनना मना है और किसी रिलीजन के लोग नहीं पहन सकते, तब तो ये नेगेटिव सेक्युलरिज्म कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपने सारे रिलीजन को लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, आपने सबको मना कर दिया कि कोई अपने रिलीजन का कुछ भी पहन कर नहीं आएगा। क्रिश्चियन क्रॉस नहीं पहन के आएगा, सिख पगड़ी नहीं पहन के आएगा, हिंदू टीका लगा के नहीं आएगा मान लो, और मुस्लिम जो है वो अपना कोई कैप नहीं लगाएंगे या फिर हिजाब नहीं करेंगे उनकी फीमेल्स। तो आपने क्या कह दिया कि सेक्युलरिज्म नेगेटिव है इस सेंस में। लेकिन पॉजिटिव कब होगा सेक्युलरिज्म, अब अगर यही गवर्नमेंट स्कूल है और ये सारे रिलीजन्स को अलाउ कर दे, सबको इक्वली रिस्पेक्ट करे कि जिसको जो पहनना है अपने रिलीजन का पहन के आओ, कुछ नहीं मनाए, तब वो हो जाएगा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो 3S हमने देख लिए, कौन कौन से, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। ठीक है, अच्छा सॉवरेन में एक चीज बताना मैं आपको भूल गया। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया एक चीज का पार्ट है। किस चीज का पार्ट है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। सुना होगा आपने, कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं।
तो कॉमनवेल्थ का क्या मतलब है और कॉमनवेल्थ में हम क्यों हैं? देखो, कॉमनवेल्थ था पहले कॉमनवेल्थ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कहते थे उसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिन जिन कंट्रीज पे ब्रिटेन ने रूल किया था, आपको मालूम होगा ब्रिटिश एम्पायर बहुत बड़ा था, ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर काबू किया हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज को रन कर रहा था। तो कौन कौन सी ऐसी कंट्री, जिन जिन कंट्रीज के ऊपर उसने रूल किया, उन उन कंट्रीज ने ग्रुप बनाया, उसी ग्रुप को कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो वो जो कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज क्या कहती हैं कि हमारे कुछ हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं, हमारे कुछ हिस्टोरिकल कनेक्शंस रहे हैं, इसलिए हम पार्ट हैं कॉमनवेल्थ का। तो कॉमनवेल्थ का पार्ट होने की वजह से ये मतलब नहीं हुआ कि हम सॉवरेन नहीं हैं। देखो, एक चीज होती है कॉमनवेल्थ और एक चीज होती है कॉमनवेल्थ रेल्म। एक बात याद रखना, आज भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी जो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी जो कंट्रीज हैं, वो कॉमनवेल्थ रेल्म का पार्ट हैं। कॉमनवेल्थ रेल्म की कंट्रीज क्या मानती हैं कि जो इंग्लैंड का किंग है या क्वीन है, वही उनकी कंट्री का भी हेड ऑफ स्टेट है। जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी सेलेक्ट किए जाते हैं। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो हैं अभी, ऑस्ट्रेलिया वाले का मैं नाम भूल गया, शायद नहीं, मैं नाम भूल गया ऑस्ट्रेलिया वाले का। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर तो हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये मानते हैं कि जो इंग्लैंड का किंग है या क्वीन है, वो उनका भी हेड ऑफ स्टेट है, वो उसकी भी बात मानते हैं, उसको भी हेड ऑफ स्टेट का ही इज्जत देते हैं, उसको उसी पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है। तो ये लोग डोमिनियन की तरह हो गए एक तरीके से, ठीक है। इंडिया जो है पूरी तरह सॉवरेन है, वो वहां के किंग या क्वीन को अब अपना कुछ भी नहीं मानता, वहां के किंग या क्वीन की कोई अथॉरिटी नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम कॉमनवेल्थ रेल्म का पार्ट नहीं है, हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट हैं। वो सारी कंट्रीज जिनके ऊपर इंग्लैंड ने कभी रूल किया था, पर नेसेसरली वो इंग्लैंड के किंग को अपना किंग नहीं मानती हैं। तो कॉमनवेल्थ रेल्म में और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में क्या अंतर आ गया? कॉमनवेल्थ रेल्म की कंट्रीज के ऊपर कभी ब्रिटिश रूल था और वो आज भी ब्रिटिश किंग या क्वीन को अपना हेड मानती हैं। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में क्या हो गया? इन कंट्रीज के ऊपर भी ब्रिटेन का रूल था, लेकिन वो इंग्लैंड के किंग या क्वीन को नेसेसरली जरूरी नहीं है कि अपना हेड ऑफ स्टेट माने। तो इंडिया कॉमनवेल्थ का पार्ट तो है, कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, उन सारी कंट्रीज से मिलता है, बात करता है, पॉलिसीज बनाता है, अच्छे रिलेशंस रखने की कोशिश करता है हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से। क्योंकि आपके ऊपर भी ब्रिटिश रूल था, हमारे ऊपर भी ब्रिटिश रूल था, आपके लॉज भी ब्रिटेन ने बनाए, हमारे लॉज भी ब्रिटेन ने बनाए, तो कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ना, कुछ हिस्टोरिकल कनेक्शन है ना। हम इसलिए कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं, हम इसलिए नहीं पार्ट हैं क्योंकि हम किंग या क्वीन को अपना किंग या क्वीन मानते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी सॉवरेनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सॉवरेन सोशलिस्ट और सेक्युलर हो गया। अब आओ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब एक ऐसी जगह जहां पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हो, या फिर किसी तरीके का फ्रेंचाइज तो हो ही। फ्रेंचाइज मतलब आपकी एबिलिटी वोट करके अपना लीडर चूज करने की। तो अगर आपके पास ये एबिलिटी है कि आप वोट करके अपना लीडर चूज कर पा रहे हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट कर पा रहे हो, किसको? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट कर पा रहे हो थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो आप डेमोक्रेसी हो। कौन सी डेमोक्रेसी है इंडिया? जल्दी बोलिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम अपनाया। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यूएस में जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इंडिया में जो है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट के सामने। जो कैबिनेट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के लिए, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है यूएस का वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो दो टाइप की डेमोक्रेसीज हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। इंडिया ने कौन सी ली? पार्लियामेंट्री ली। हमारे यहाँ है ना पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जिसका पार्ट होते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, जो हमने इंग्लैंड से ही ली है, इंग्लैंड में भी यही चलता है, ठीक है। तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक। फिर आ जाइए रिपब्लिक पे। अब देखिए रिपब्लिक होने का क्या मतलब होता है। रिपब्लिक होने का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है, आपके स्टेट का जो हेड है वो इलेक्टेड होगा, वो हेरिडिटरी नहीं होगा। मतलब जैसे किंग है इंग्लैंड में, ठीक है, या क्वीन थी, जो किंग होता है या क्वीन होता है इंग्लैंड का, वो वहां का हेड होता है। पर क्या उसका इलेक्शन होता है? नहीं होता है, वो हेरिडिटरी है। क्योंकि उसके पापा भी किंग थे, इसलिए आज वो किंग है,
ठीक है, तो ये वाला लॉजिक है। लेकिन इंडिया में जो हेड होता है वो कौन होता है? इंडिया का हेड किसे कहोगे? हेड ऑफ स्टेट किसे कहोगे? प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर मत कहिएगा, प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट ऊपर आता है प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है हमारा, उसका इलेक्शन होता है? आपका जवाब होगा होता है। कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप और हम वोट नहीं दे सकते, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज नाम की एक चीज बनाई जाती है, वो वोट देती है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन केवल इलेक्टेड वाले, ठीक है। जितने भी लोग इलेक्ट होके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, जितने भी लोग इलेक्ट होके राज्यसभा के मेंबर बने हैं, जितने भी लोग इलेक्ट होके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने हैं, यानी कि विधानसभा के मेंबर बने हैं, वो लोग का ग्रुप होता है और वो लोग वोट देते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। तो हम रिपब्लिक भी हैं। तो हम क्या क्या हैं? सॉवरेन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं। सॉवरेन के बाद क्या आता है? सोशलिस्ट और सेक्युलर। सोशलिस्ट और सेक्युलर क्या पहले से था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आपका जवाब होगा नो। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर हैव बीन एडेड वाया the 42nd constitutional amendment in the year 1976। अच्छा, ये तो था। देखिए, ये जो मैंने आपको SSDR, ये 5 चीजें बताई, ये 5 चीजें, ये क्या है? ये नेचर बताते हैं आपकी कंट्री का आपको, ठीक है। ये नेचर बताते हैं इंडियन स्टेट का कि इंडिया कैसा है। तो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। अब ये जो आगे मैं बताने जा रहा हूं प्रीएम्बल में लिखी हुई चीजें, ये इंडिया के गोल्स बताती हैं कि हमारा टारगेट क्या है, इंडिया क्या करना चाहता है, इंडिया का गोल क्या है। तो सबसे पहले जो इंडिया का गोल है वो है जस्टिस सिक्योर करना। जस्टिस किन तरीकों का? 3 तरीकों का, बिल्कुल याद रखिएगा। सोशल जस्टिस, है ना, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस बोले तो अरे सोशल जस्टिस बोले तो सोसाइटी में जस्टिस देना। अरे भैया, आपको मालूम है पहले हमारे यहाँ एक ऐसी चीज प्रैक्टिस होती थी जिसे क्या कहते थे? अनटचेबिलिटी। अच्छा, अनटचेबिलिटी चलो इक्वालिटी के एग्जांपल में मैं तुम्हें दूंगा। जस्टिस सोशल तरीके का तुम्हें बताता हूँ। मान लो फीमेल है, वुमेन है। आपको मालूम है जब इंडिया आजाद हुआ था तब तो उनकी और भी खराब हालत थी। उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता था, वो नौकरी नहीं कर पाती थी, और तो और वो प्रॉपर्टी नहीं रख पाती थी अपने पास। हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया और कई ऐसे लॉज बनाए गए जिनके थ्रू औरतों को प्रॉपर्टी रखने का राइट दिया गया। तो ये सब जो आपको राइट दिया जा रहा है, ये सोशल राइट ही तो है कि औरतों को निकलने का राइट हो, काम करने का अधिकार हो, ठीक है, राइट टू वर्क, ये सब मिले। तो ये सोशल जस्टिस है। इकोनॉमिकल जस्टिस क्या है? कि आप इकोनॉमिकल जस्टिस करिए, सब जितने भी लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं सबको इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो किसी तरीके का, ठीक है, किसी को ज्यादा किसी को कम दे रहे हो, ये भी नहीं चलेगा। पॉलिटिकल जस्टिस बोले तो रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल स्तर पे, पॉलिटिकल लेवल पे जस्टिस करना, ठीक है। तो जस्टिस कितने तरीके का? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। सोसाइटी में, इकोनॉमी में, और जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स में, तीनों जगह जस्टिस देना, ठीक है। उसके बाद क्या है? लिबर्टी। लिबर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लिबर्टी को आप एक तरीके से फ्रीडम कह सकते हैं। किस तरीके का फ्रीडम कह सकते हैं? तो ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देखिए, लिबर्टी कितने तरीके की बताई गई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में? लिबर्टी ऑफ थॉट, कुछ सोचने की आजादी, आजादी होनी चाहिए सोचने की। एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेस करने की आजादी, बोलने की, पेंट करने की, मूवी बनाने की, गाना बनाने की, ये सब एक्सप्रेशन ही तो हैं अलग अलग तरीके के। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, कुछ सोचा, फिर एक्सप्रेशन, कुछ बनाया, फिर बिलीफ, कोई बिलीफ है मेरी, ठीक है, मैं किसी रिलीजन को मानता हूं, ठीक है, मैं किसी रिलीजन को मानता हूं, मेरी कोई बिलीफ है, तो उसकी भी लिबर्टी, उसकी भी आजादी। फेथ, आस्था, मेरी आस्था है किसी में, ठीक है। विश्वास होता है बिलीफ, और फेथ होता है आस्था, ठीक है। फेथ ज्यादा बड़ा टर्म है, ज्यादा बड़ा तो नहीं, ज्यादा रिलीजियस चीज सिग्निफाई करता है फेथ, और वर्शिप तो है ही रिलीजियस, ठीक है। और तो जस्ट तो लिबर्टी कितने टाइप की है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ
और वर्शिप। तो 5 तरीके की लिबर्टी है आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें है बहुत सारे एग्जांपल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्वालिटी कितने टाइप की है हमारे यहाँ, 2 टाइप की है, ठीक है। कितने टाइप की है हमारे यहाँ इक्वालिटी, तो 2 टाइप की है, ठीक है। इक्वालिटी, एक तो स्टेटस की इक्वालिटी, कि सबका स्टेटस बराबर हो, और एक अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी। देखिए, स्टेटस की इक्वालिटी होने का ये मतलब है कि एवरी इंडियन डिस्पाइट हिज बैकग्राउंड, ठीक है, डिस्पाइट हिज बैकग्राउंड इंजॉयज द सेम राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी का स्टेटस किसी से ऊपर नहीं है। देखिए जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है सेक्शन 17, और एक आर्टिकल है सेक्शन 18। सेक्शन 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये फंडामेंटल राइट के पार्ट हैं। ठीक है, और 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। ध्यान से देखिए, एक है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दूसरा है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से क्या हुआ कि छुआछूत को बंद किया गया। हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी इंडिया में, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको एक्सेस नहीं दिया जाता था किसी भी चीज का। जैसे अगर पब्लिक वेल है, कोई कुआं है, और उस कुएं, गांव में कुआं है, उस कुएं से सब लोग पानी निकालते हैं, तो लोअर कास्ट का आदमी नहीं निकाल सकता, क्योंकि मानते थे कि उसके छूने से इम्प्योर हो जाएगा, या ऐसी बकवास चीजें वो मानते थे। तो अनटचेबिलिटी एक तरीके से स्टेटस में ही तो भेदभाव कर रही है। जैसे तुम्हारा स्टेटस मुझसे लो है, तभी तो मैं तुम्हें नहीं छू रहा हूं, या तुम्हें अपने वेल में, अपने कुएं के पास एक्सेस नहीं दे रहा हूं, मंदिर में घुसने नहीं दे रहा हूं। तो ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक तरीके का क्या है, स्टेटस की इक्वालिटी तो है, जो हमारे प्रियम्बल में दी हुई है। तो अंदर आर्टिकल में वही लिखा हुआ है जो बाहर प्रियम्बल में बताया गया है, आपके गोल में, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, टाइटल बोले तो सुनो, इंग्लैंड में तुम्हें मालूम होगा कुछ लोग अपने नाम के सामने लॉर्ड लगाते हैं, ठीक है, या सर लगाते हैं, ठीक है। ऐसा इंडिया में नहीं कर सकते हो, लॉर्ड और सर टाइटल नहीं लगा सकते हो, क्योंकि लॉर्ड और सर टाइटल लगाना एक आपका स्टेटस ऊपर और नीचे करने वाली बात हो जाती है। तो स्टेटस में सब देखिए, आप अपने नाम के सामने इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब लगा सकते हैं, मेजर, कर्नल, ये सब लगा सकते हैं, सीए लगा सकते हैं, आर्किटेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या मिलिट्री प्रावस दिखाता है ना। इंजीनियर, डॉक्टर अगर आपने नाम के सामने लगाया है तो ये आपकी या सीए लगाया है या कुछ भी लगाया है, तो ये तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दिखा रहा है आपकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, तो आपकी कोई आपकी आपकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है आपके नाम के सामने। आप मिलिट्री का कोई टाइटल लगाते हो तो वो आपकी पोजीशन बताता है मिलिट्री में, वो भी अच्छी बात है, वो आपकी मेहनत की चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप लॉर्ड लगाते हो अपने नाम के सामने, तो जरूरी नहीं है कि आपने लॉर्ड बनने के लिए कुछ किया ही हो। आप लॉर्ड की फैमिली में पैदा हो सकते हो, बाई टाइटल पैदा हो सकते हो, और लॉर्ड होने से आपके राइट्स, आपके अधिकार नॉर्मल सिटीजन से ज्यादा हो जाते हैं। तो ये गलत है। तो ये भी तो स्टेटस की इक्वालिटी है। तो ये मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये समझना बहुत आसान है। मेडिकल कॉलेज खोलती है गवर्नमेंट, या किसी भी तरीके का कॉलेज खोलती है गवर्नमेंट, तो क्या उसमें ऐसा कोई रूल बनाती है क्या कि केवल इसी कास्ट के या इसी रिलीजन के लोग पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं? नहीं ना, सबको बराबर मौका देती है ना। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी ही चाहिए। वरना क्या होगा, किसी भी सोसाइटी में 100 लोग हैं, आप 10 कोई चांस देते हो केवल, तो वही 10 उन्हीं के बच्चे और वही आगे बढ़ते चले जाएंगे, बाकी 90
और उनके बच्चे और गरीब होते चले जाएंगे, तो ये डिवीजन और बढ़ता चला जाएगा ना। ये अच्छी चीज नहीं है, ये देश के लिए भी नुकसानदेह होती है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दीजिए, सबको बराबर पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे जैसा भी आदमी हो, किसी भी बैकग्राउंड का आदमी हो, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठ पाए, सीयूईटी के लिए बैठ पाए, इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए बैठ पाए, मेडिकल एग्जाम के लिए बैठ पाए, किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट के स्कीम के लिए बैठ पाए इक्वली, और जिसके अंदर काबिलियत हो वो ले जाए। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब आइए, इक्वालिटी के बाद आता है फ्रैटर्निटी, ठीक है। फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी का सिंपल मतलब है ब्रदरहुड, ठीक है। फ्रैटर्निटी का सिंपल मतलब है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड किस टाइप का, कि जो इंडियंस हैं उनके बीच में एक कोहिशन बना रहे, ठीक है, एक सोशल कोहिजन बना रहे, एक भाईचारे की फीलिंग, एक भावना बनी रहे, ठीक है। अच्छा, जब हम इसे देखते हैं अपने प्रियम्बल को, तो प्रियम्बल के आखिर में देखिए क्या लिखा हुआ, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, ध्यान से पढ़िए, दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves the constitution। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, माना यह जाता है कि द पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है। देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किसका था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई कमिटीज थी। जो 13th कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका काम था ड्राफ्ट करना। उसी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, आपने नाम सुना होगा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने अपनी लाइफ में खुद बहुत स्ट्रगल किया था। वो बेचारे लोअर कास्ट से आते थे, तो उनको पढ़ने का मौका वौका नहीं मिला था। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, 2-2 पीएचडी करी, फिर आके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बातें लिखी ताकि सबको इक्वल चांस मिल सके। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। अब बनाया तो इसने है कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें कुछ मेंबर थे, इन्होंने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि द पीपल हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, आपके प्रियम्बल में ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बॉडी थी और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इलेक्शन हुए थे। अब सारे लोग मिलके, तो पूरे इंडिया के लोग मिलके तो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकते, वो तो इम्प्रैक्टिकल बात हो जाएगी। तो लोगों ने ही अपने लीडर्स को चूज किया और उन लीडर्स ने इंटर्न क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इनडायरेक्टली एक्चुअली पीपल नहीं बनाया है, ठीक है, लोगों ने ही बनाया है, ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट और एनैक्ट कब हुआ, मत भूलिएगा, लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अडॉप्शन और एनैक्टमेंट हुआ है 26 नवंबर 1949 में। कब हुआ है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को आप लॉ डे भी मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, ठीक है। पर आपका एक सवाल होगा कि सर 26 जनवरी को फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू क्यों किया, एनफोर्स क्यों किया। देखिए अडॉप्ट और एनैक्ट तो कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हम थोड़े महीने रुके। कब तक रुके, 26 जनवरी 1950 तक रुके। आपको मालूम होगा उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ और उसी दिन को हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो सर क्यों रुके, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 तक रुकने की क्या जरूरत थी।
तो जरूरत ये थी कि देखिए लाहौर का एक सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने 26 नवंबर को 26 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंस डे। उस समय 1929 में आजादी के थोड़ा पहले, काफी साल पहले, हम लोगों का इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ। आपको मालूम है इंडियन नेशनल कांग्रेस कई सेशन बुलाती थी, उसमें बैठती थी। तो 1929 के लाहौर सेशन में, जो कि आज पाकिस्तान में है, जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड 26 जनवरी एज द इंडिपेंडेंस डे। उसे उन्होंने वहां पर डिक्लेयर कर दिया और लोग उसे मनाने भी लग गए। तो 26 जनवरी की एक ऑलरेडी वैल्यू थी, इंडिपेंडेंस के पहले से ही वैल्यू थी। अब हमें इंडिपेंडेंस तो 15 अगस्त को मिल गया, तो 26 जनवरी का आप क्या करें? तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो लोगों ने कहा कि रुक जाते हैं 26 जनवरी तक, क्योंकि 26 जनवरी को हम मना ही रहे थे अभी तक। कैसे मना रहे थे? इंडिपेंडेंस डे की तरह मना रहे थे। तो रुक जाते हैं, तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 तक रुके। और क्या कहा गया 26 जनवरी को? रिपब्लिक डे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन क्या हुआ था? एनफोर्स हुआ था। अडॉप्ट और इनैक्ट कब हुआ था? 26 नवंबर को। एनफोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी को, याद रखिएगा। प्रियम्बल इज की टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए प्रियम्बल का काम क्या है। प्रियम्बल जस्टिसिएबल नहीं होता है, नंबर 1। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप प्रियम्बल का इस्तेमाल किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं कर सकते। जब आप कोर्ट में जाएंगे, कोई केस होगा, तब आप ये नहीं कहेंगे कि सर देखिए इसने प्रियम्बल को के हिसाब से गलत काम किया है। प्रियम्बल का जस्टिसिएबल काम नहीं है। प्रियम्बल इज अ की, इट इज अ की टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात आएगी, समझने की बात आएगी उसके अंदर के किसी प्रोविजन को, कि हमें क्या करना चाहिए, जब लॉ थोड़ा सा अनक्लियर हो, जब लॉ थोड़ा सा अनक्लियर हो कि क्या कोई चीज, क्या कोई एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है या गलत है, जब लॉ थोड़ा सा अनक्लियर हो, तो प्रियम्बल हमारी मदद कर सकता है इंटरप्रिटेशन में, समझने में किसी चीज को। तो इट इज अ की टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज ऑल्सो अ की to the minds of the makers of the constitution। जो लोग मेकर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनकी माइंड को समझने के लिए, उनके माइंड को, वो क्या, उनका गोल क्या था किसी चीज को लिखने का कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या चाहते थे, उसको समझने के लिए भी क्या इस्तेमाल होता है? प्रियम्बल। ठीक है, अब आइए, अब फीचर्स देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़ी देर। देखिए सबसे पहले तो क्या है? रिटन एंड डिटेल्ड। देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन तभी से बहुत बड़ा था। ठीक है, अब तो और बड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि अब तो कई अमेंडमेंट्स उसमें ऐड हो गए हैं। देखिए 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 years 11 month और 17 days लगाए हैं। 395 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं। स्केड्यूल मतलब लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के आखिर में। जैसे एक लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वो स्केड्यूल 7 में है। लैंग्वेजेस की एक लिस्ट है, 22 लैंग्वेज हैं जिसमें, वो स्केड्यूल 8 में है। स्केड्यूल 1 में है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट। ठीक है, तो 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 12 स्केड्यूल्स और 106 अमेंडमेंट्स।
ठीक है। जो अभी सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है 106th अमेंडमेंट, जो कि 1/3 सीट्स रिजर्व करता है लोकसभा में, विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो लोकसभा में और विधानसभा में और दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीट्स फीमेल्स के लिए रिजर्व करने के लिए 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है। तो कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? 106। लेटेस्ट कौन सा है? 106, जो कि वुमेन रिजर्वेशन देता है। ठीक है। अगला क्या है? सेल्फ मेड एंड इनएक्टेड। ये तो आपको अभी बताया। सेल्फ मेड क्यों है? क्योंकि वी द पीपल, ठीक है, डू अडॉप्ट एनएक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ। तो सेल्फ इनएक्टेड है ना, खुद ही हमने बनाया है। ठीक है। और एनएक्टेड, सेल्फ मेड एंड एनएक्टेड, खुद ही बनाया है, खुद ही एनएक्ट किया है। SSSDR अभी हमने पढ़ा, सोशलिस्ट सेक्युलर सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया इज अ यूनियन। देखिए, इंडिया जो है वो एक यूनियन है, एक जोड़ है। यूनियन मतलब यूनिफाई। ठीक है। जब भी आप ये वर्ड सुनते हो, यूनियन, यूनिफाई, यूनिफिकेशन, तो कुछ जोड़ने की बात हो रही है। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कह रहा है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द नेम एंड द नेचर। नेम क्या बताता है इंडिया का? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कौन कहता है? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है। ठीक है। अच्छा, जो इंडियन यूनियन है ना स्टेट्स का, वो किसी अग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, वो किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? जो यूनाइटेड स्टेट्स का यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स भी देखिए नाम में ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स। तो अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। ठीक है। अमेरिका के जो स्टेट्स का यूनियन है वो अग्रीमेंट का रिजल्ट है। सारे स्टेट्स ने आपस में एग्री किया कि साथ आते हैं। तो थ्योरेटिकली जो यूएस के स्टेट्स हैं वो अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बंद भी किया जा सकता है। बट इंडियन यूनियन से कोई स्टेट अलग नहीं हो सकता। आ तो गए, अलग नहीं हो सकते। ठीक है। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कितने स्टेट्स? 28। कितनी यूनियन टेरिटरीज? 8। अभी जो लेटेस्ट हुआ था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में, उससे 2 यूनियन टेरिटरी बनी। एक स्टेट खत्म हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट खत्म हो गया, तो 29 से 28 हो गए। और यूनियन टेरिटरी 2 हो गई। कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। फेडरल इन स्ट्रक्चर, यूनिटरी इन स्पिरिट। देखिए, फेडरल होने का क्या मतलब है? कि जो पावर हो वो डिवाइडेड हो। ठीक है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, एक तो सेंट्रल हो और एक उसके नीचे हो। जैसे इंडिया में ही आप देखते हो, दिल्ली में पार्लियामेंट बैठती है। ठीक है। पर हर स्टेट का अपना भी ये तो इलेक्शन होता है। तो स्टेट के फैसले लेने के लिए स्टेट की गवर्नमेंट, और यूनियन के फैसले लेने के लिए यूनियन की गवर्नमेंट, ये होता है फेडरल होना। दोनों का काम अलग अलग है, दोनों का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अलग अलग है। ठीक है। अब फेडरल इन स्ट्रक्चर, यूनिटरी इन स्पिरिट होने का क्या मतलब है? देखिए, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? फेडरल है, हमने स्टेट्स बनाए हैं, सबको किया है, लेकिन हम स्पिरिट में यूनिटरी हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर ज्यादा पावरफुल है स्टेट से। सेंटर ज्यादा पावरफुल है स्टेट से। क्यों? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सेंटर के पास एक पावर है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है स्टेट्स में। जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको भंग कर सकता है और प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है 356 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर। तो ये पावर तो यूनियन के पास है स्टेट गवर्नमेंट को हटाने की। तो एक तो एग्जांपल यही हो गया। ठीक है। दूसरा, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट तो अलग अलग है, लेकिन ऐसा आर्टिकल कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि अगर यूनियन चाहे तो स्टेट लिस्ट के भी किसी टॉपिक के ऊपर लॉ बना सकता है नेशनल इंटरेस्ट में, या अगर बहुत जरूरत की चीज है तब। नॉर्मली नहीं, लेकिन हाँ, ये पावर है यूनियन के पास। ठीक है। तो हम यूनिटरी हैं स्पिरिट में। कहने को तो हम फेडरल हैं स्ट्रक्चर में, हमने डिवाइड की है पावर सेंटर और स्टेट में, लेकिन सेंटर ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यूनिटरी इन स्पिरिट। हमें क्वाजी फेडरल किसने कहा था? केसी वियरे ने। केसी वियरे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हुए, नॉलेजेबल हुए काफी। उन्होंने कहा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वाजी फेडरल है।
ठीक है, फिर प्रियम्बल है, अभी बताया आपको, फिर मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो दिया गया है पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में। फिर से बोलिए, पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में तीन टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी बोले तो 2/3, 2/3, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे 543 मेंबर होते हैं लोकसभा में, इसका 2/3 करिए, उतने प्रेजेंट और वोटिंग होने चाहिए। ठीक है, मेजॉरिटी देखिए 543 का 2/3 करिए पहले, तो उतने लोग प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, 543 का 2/3 करिए तो उतने लोग तो चुपचाप क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब 543 का 2/3 कर दिया, उतने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, तो उतने जितने लोग प्रेजेंट हैं वो 2/3 है टोटल मेंबरशिप का, और उनमें से जो मेजोरिटी है अगर हाँ कहती है तब वो अमेंडमेंट पास हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा है सिंपल मेजोरिटी, कि भाई 50% से ज्यादा लोग बस कह दें, हाँ कह दें, पास हो जाएगा। उसके लिए 2/3 प्रेजेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 543 में से जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसका आधे से ज्यादा अगर हाँ कह देते हैं तो पास हो जाएगा। यह सिंपल मेजोरिटी। फिर तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट रेटिफिकेशन, कि 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड जो स्टेट्स हैं आपके उनका भी रेटिफिकेशन। जैसे जीएसटी की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अप्लाई होने वाला था तो क्या हुआ, पहले तो पार्लियामेंट में 2/3 जो लोग हैं वो प्रेजेंट होने पड़ेंगे, उनको वोट, उनमें से मेजोरिटी लोगों को, जैसे देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, स्पेशल मेजोरिटी समझाने के लिए कह रहा हूं, मान लीजिए कि एक जगह है वहां 90 लोग हैं, एक पार्लियामेंट है उसमें 90 लोग हैं टोटल, टोटल मेंबरशिप मान लीजिए 90 लोगों की है, वैसे है नहीं, है 543 की। ठीक है, आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूं। ठीक है, अब टोटल मेंबरशिप है 90 लोगों की, स्पेशल मेजोरिटी ये कहती है कि इसका कम से कम 2/3 तो प्रेजेंट हो। ठीक ठीक है, इसका कम से कम 2/3 तो प्रेजेंट हो। 2/3 इसका क्या हुआ, 60। अब 60 में जो मेजोरिटी है अगर वो हाँ कहती है तो पास हो जाएगा। 60 में मेजोरिटी क्या होगी, 31। आधे से ज्यादा ही तो मेजोरिटी होती है, 31 एंड अबव। अगर देखिए टोटल मेंबरशिप 90 लोग, इनका 2/3 प्रेजेंट होना चाहिए, और इस इनके जो प्रेजेंट है 2/3 उसका मेजोरिटी जो है अगर हाँ कहेगा तो अमेंडमेंट पास हो जाएगा। यह है स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या है कि 90 लोग हैं, इनमें से मान लो आज आए केवल 40 लोग हैं, तो 2/3 लोग तो नहीं आए हैं, लेकिन इन 40 में से भी अगर मेजोरिटी लोग यानी कि 21 लोग, आधे से थोड़ा ज्यादा, अगर 21 लोग कह देते हैं तो पास हो जाएगा। यह है सिंपल मेजोरिटी। फिर स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट रेटिफिकेशन है कि 2/3 प्रेजेंट हो प्लस आधे से ज्यादा स्टेट्स का रेटिफिकेशन हो, मतलब आधे से ज्यादा स्टेट्स ने भी हाँ कही हो। मतलब मान लीजिए उधर 60 लोग थे, 60 का आधा यानी कि 31 लोगों ने उधर स्पेशल मेजोरिटी में हाँ कह दी। फिर हमारे यहाँ कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, तो 14 आधा होता है 28 का, तो एटलीस्ट 15 स्टेट्स को भी हाँ कहना पड़ेगा एटलीस्ट। तो तीन तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये एक मिक्सचर है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस इतना आसान नहीं बनाया गया है हमारे यहाँ। ठीक है, आपने देखा ना कि 2/3 प्रेजेंट होने चाहिए, स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, ये है वो है। सिंपल मेजोरिटी की तो कम ही चीजें हैं, सिंपल मेजोरिटी से पास होने वाली ज्यादा चीजें नहीं है। तो रिजिड भी है यानी कि चेंज करना मुश्किल भी है, लेकिन फ्लेक्सिबल भी है कि चेंज कर भी देते हैं। भाई देखिए ना 106 अमेंडमेंट तो हो ही चुके हैं आजादी से अभी तक। ठीक है, जबकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के कितने कम हुए हैं, 27 ही हुए हैं, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हमसे भी पुराना है। अच्छा, फिर फंडामेंटल राइट्स, ये भी एक फीचर है, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर क्या है, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेड हमेशा एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट का कोई, चीफ जस्टिस कह रहा हूं, हमेशा सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज ही क्या कर सकता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेड बन सकता है। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करती है, अगर किसी के ह्यूमन राइट्स के साथ
किसी तरीके का गलत हुआ है, छीना गया है, तो उसको सही करने का, उसको कंपेंसेशन देने का अगर प्रूव हो जाता है तो उसको कंपेंसेशन देने का काम करती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, फिर क्या है, फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी देखिए 11 ड्यूटी है हमारे पास। कहां से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया। ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से आया है। याद करिए, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए थे। फंडामेंटल ड्यूटी भी उसी से आई है। और उस समय रशिया नहीं हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन। हमने सोवियत यूनियन से फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स आर ग्रेटर देन फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स अगर आपके कोई छीनता है, कोई उस पर अटैक करता है, तो आप केस कर सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटी तो आपकी ड्यूटी है, अगर आप नहीं भी निभाते हो तो आपके ऊपर केस नहीं होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए बताने के लिए कि लोगों को उनकी ड्यूटीज तो पता ही रहे। कौन कौन सी हैं, जैसे अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम। आप नेशनल फ्लैग और एंथम की इज्जत करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेंगे, ये एक आपकी ड्यूटी है। फॉलो द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे जो फ्रीडम का स्ट्रगल हुआ, उसके जो आइडियल्स थे, उसके जो लीडर्स थे, उन्होंने जो जो कहा उन बातों को मानेंगे। प्रोटेक्ट सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया को तोड़ने की बात नहीं करेंगे, ठीक है, कि इंडिया तेरे टुकड़े होंगे और ये सब बातें मना है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी कि आप इंडिया को प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। मान लीजिए कल को इंडियन मिलिट्री में जरूरत पड़ती है, आपकी सोल्जर कम पड़ जाते हैं, तो आपको जब भी बुलाया जाए आपको जाना पड़ेगा, या कोई भी काम आपसे आपका नेशन का है तो करना पड़ेगा। ठीक है। डेवलप द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। आपस में भाईचारे की स्पिरिट बनाइए। प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री का जो पूरा ओवरऑल कल्चर है, अलग अलग कल्चर जिसका पार्ट है, उसको प्रिजर्व करिए, उसको बचाइए। प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट। इंडिया के जो जंगल हैं, खेत हैं, खलिहान हैं, उनकी इज्जत करिए, उनको बचाइए। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी। बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए हर इंडियन में। अंधविश्वास ना माने, पढ़ाई लिखाई करे। अब पता नहीं कितना मानते हैं नहीं मानते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो हुआ है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। आहा, दंगे हो गए, सरकारी ट्रेन जला दी, नहीं करना है, ड्यूटी है तुम्हारी। सेफगार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को और अवॉइड करना है वायलेंस। ठीक है। स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। जिस भी स्फीयर में जाओ लाइफ के, उसमें एक्सेलेंस की कोशिश करो। ठीक है। फिर क्या है, ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स। अच्छा, ये वाला जो है 11th वाला जो है, याद रखिए, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। जो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी, वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुई है। ठीक है। क्या कहती है वो, कि हर माँ बाप की ड्यूटी होगी, ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड गार्डियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज टू स्कूल। 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजना ड्यूटी है माँ बाप की। ठीक है। अब आइए, फिर क्या है, डीपीएसपी अगले के अगले चैप्टर में देखेंगे, ये भी हमारे यहाँ का फीचर है एक। फिर क्या है, बाई कैमरल यूनियन पार्लियामेंट। देखिए, बाई कैमरल होने का क्या मतलब है। बाई कैमरल होने का सिंपल मतलब होता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेज हैं। पार्लियामेंट में कौन से दो हाउस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में 543 मेंबर्स, राज्यसभा में 245 मेंबर्स। 245 में से 233 तो क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे, और 12 नॉमिनेट होंगे। जैसे आपको मालूम होना चाहिए, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं, हेमा मालिनी, जया बच्चन, जावेद अख्तर, ये सब लोग कैसे बन गए राज्यसभा के मेंबर। ये लोग तो इलेक्ट नहीं हुए हैं, इन लोगों को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, इन लोगों को बैठाता है राज्यसभा में। ये लोग इलेक्शन लड़के नहीं जाते। कितने, 12। 245 टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, उसमें से 233 तो इलेक्शन के थ्रू आए हैं और 12 को नॉमिनेट किया गया है। ये 12 जिनको नॉमिनेट किया गया है, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते ऑब्वियसली, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही इनको नॉमिनेट किया है। ठीक है। अच्छा, तो पार्लियामेंट के बाईकैमरल होने का क्या मतलब होता है कि पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं। ठीक है। अच्छा, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन। इंडिया सॉवरेन है, इंडिया की पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है।
इंडिया की पार्लियामेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें माननी पड़ेंगी, वो भी लॉ से बाउंड है। ये नहीं कि अंधा जो मन में आया करो। जैसे यूके की जो पार्लियामेंट है वो सॉवरिन है, ये बात याद रखिए। यूके की पार्लियामेंट को जरूरी नहीं है कि हर बात माननी पड़े कॉन्स्टिट्यूशन की या बाकी लॉज की, ठीक है। वहां की पार्लियामेंट सॉवरिन है, इंडिया की पार्लियामेंट सॉवरिन नहीं है। इंडिया की पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके लोगों के लिए और यहाँ के लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उससे बाउंड है, उससे बंधी हुई है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जाहिर सी बात है, बता चुका हूं। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं, वो होता है एक्चुअल है, ठीक है। पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मतलब जो भी आदमी एक अडल्ट है, 18 ईयर्स एंड अबव है, उसके पास राइट टू वोट होना, उसके पास ये राइट होना कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के लिए वोट दे सकता है और सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया में अगर आप पैदा होते हो, इफ यू आर बोर्न इन इंडिया यू कैन बी गिवन द इंडियन सिटीजनशिप, बट इफ यू टेक द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री योर इंडियन सिटीजनशिप विल बी कैंसल्ड। अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो तो इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप कैंसिल हो सकती है। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो केवल इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। फिर क्या है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिया में देखो जो जुडिशरी है वो सिंगल इंटीग्रेटेड है, मतलब एक ही जुडिशरी है जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक है। कहने का मतलब यह है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जैसे बटी होती हैं वैसे सेंट्रल और स्टेट जुडिशरी नहीं बटी हुई है। ऐसा नहीं है कि यूनियन जुडिशरी अलग है और स्टेट की जुडिशरी अलग है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, 24 हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट्स में, पर वो स्टेट के हाई कोर्ट नहीं है, वो आते किसके अंडर ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही अंदर हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अंदर आती है, हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट किसके अंडर आती है, सुप्रीम कोर्ट के। तो ये इंटीग्रेटेड है, सिंगल है सिस्टम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूनियन यानी कि सेंटर की जुडिशरी अलग है, कोर्ट अलग है और स्टेट के लॉज की जुडिशरी अलग है जैसा यूएस में होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वाह बड़ा इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है हमारी डेमोक्रेसी में एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का जिसको कहते हैं जुडिशरी, उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे प्रोविजन भी हैं जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करते हैं। जैसे एक ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि जजेस के कॉन्डक्ट पे किसी तरीके का डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो सकता, कि अरे ये जज ने ऐसा डिसीजन दे दिया, वैसा कर दिया, ये पार्लियामेंट के अंदर नेता नहीं डिस्कस कर सकते, ठीक है। जजेस जब तक काम कर रहे हैं तब तक उनकी सैलरी और उनके किसी भी अलाउंस के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जजेस को अपॉइंट करने के लिए, आप देखिए जजेस को अपॉइंट करने के लिए पावर एग्जीक्यूटिव को नहीं दी गई है, ठीक है। एक चीज होती है कलीजियम सिस्टम, ठीक है। इंडिया में जजेस की ही एक बॉडी जजेस को नॉमिनेट करती है या बनाती है। ऐसा नहीं होता कि जो पॉलिटिशियन है वो जजेस को नॉमिनेट करें और बनाएं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट रखा गया है जुडिशरी को। आपको डिसीजन देना है, मान लीजिए कल को आपको उन्हीं पॉलिटिशियंस के खिलाफ जजमेंट देना हुआ, अब अगर आप उनसे अलग ही नहीं हो तो उन्हीं का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, तो कभी आप उनके खिलाफ जजमेंट दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। इसलिए जस्टिस के लिए इंडिपेंडेंट रखना जुडिशरी को बहुत जरूरी है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया यूनाइटेड स्टेट्स से। जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन द पार्लियामेंट मेक्स एनी लॉ, वेयर एनी लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट और द एग्जीक्यूटिव, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है आपकी जुडिशरी। जो कोर्ट है वो ये कह सकती है कि ये जो लॉ बनाया गया है या इस लॉ का ये जो आर्टिकल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है, इसे हम काट रहे हैं, इसे अलग कर रहे हैं। ऐसा इंडिया की जुडिशरी कह सकती है। इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू ही तो दे रही है ना जुडिशरी, देखिए रिव्यू कर रही है किसी बनाए गए लॉ को।